नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश यूनिट नंबर 5 यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने यूज ऑफ प्रीपोजिशंस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने प्रमुख 5 जो प्रीपोजिशन हैं उनके बारे में और साथ में जो प्रीपोजिशन से संबंधित जो जनरल जो बातें हैं कि कहाँ पर इसका यूज होता है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है, कहाँ पर हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते और वाक्य में प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, किस स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ये सारी जो बातें हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके सेकंड पार्ट में हम प्रमुख जो हमारी प्रीपोजिशंस हैं, अमोंग है, एट है, बिफोर है, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन सब की आज के सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो प्रीपोजिशंस का जो क्रम है वो हमने अल्फ़ाबेटिक यहाँ पर लिया है। तो ए वाली जो 5 प्रीपोजिशन थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करी थी। उसी तरह से ए से स्टार्ट होने वाली 2 प्रीपोजिशंस आज के इस वीडियो में है और बाकी की जो प्रीपोजिशन है वो बी से है और फिर 2 एफ वाली यहाँ पर प्रीपोजिशंस आज के इस वीडियो में शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो है अमोंग। अमोंग का हिंदी अर्थ की हम बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है बीच में या मध्य में। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य हो तो वहाँ पर अमोंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने सिर्फ अर्थ देखा है बीच में, लेकिन वो जो बीच वाला अर्थ है वो किस सेंस में होना चाहिए उसी बात को नीचे पॉइंट में क्लियर किया गया है कि मान लीजिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी का मतलब है 2 से अधिक, यानी ये वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु या फिर ये चारों व्यक्ति हैं और इन चारों व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा हुआ है या स्थित है। तो इस स्थिति में इस तरह के बीच वाले जो अर्थ हैं उसको बताने के लिए हमें अमोंग का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको सीधा सा समझना है कि 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बीच में कोई दूसरी वस्तु या व्यक्ति यदि स्थित है तो उसकी स्थिति को बताने के लिए हमें अमोंग का प्रयोग करना होता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राधा वाज सिटिंग अमोंग हर चिल्ड्रन, कि राधा अपने बच्चों के मध्य में या बीच में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चिल्ड्रंस हैं और इनके बीच में ये राधा है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के बीच में यदि कोई स्थित है तो हमने ऊपर देखा ही है, तो हमें अमोंग का प्रयोग करना होता है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है कि द टीचर वाज सिटिंग अमोंग द स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच में यदि टीचर बैठा हुआ है तो इस स्थिति को बताने के लिए हमें अमोंग का प्रयोग करना होता है। तो दोनों एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बीच में कोई दूसरी वस्तु या व्यक्ति है तो उस बीच वाले अर्थ को बताने के लिए हम अमोंग प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। अमोंग का जो दूसरा जो यूज है वो है कि उच्चतम विशेषता वाली वस्तुओं में से एक को बताने के लिए। मान लीजिए कि उच्चतम विशेषता वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं और उन बहुत वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को बताने के लिए भी अमोंग का यूज किया जाता है। सेंस हम देखें, गहराई में हम जाएं तो इसका अर्थ भी वो ही निकलता है कि बहुत में से एक, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइन में स्पष्ट है कि उच्चतम विशेषता वाली वस्तुओं में से एक। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वस्तुएं बहुत सारी हैं और उनमें से एक को बताने के लिए अमोंग का यूज यहाँ पर किया गया है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राजेश इज़ अमोंग द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कि राजेश जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक है। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स कैसे हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट यानी उच्चतम विशेषता वाले, और उनमें से एक को हम बता रहे हैं राजेश को। तो यहाँ पर उसको बताने के लिए भी हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है कि श्रीलंका इज़ अमोंग द 10 पुअरेस्ट कंट्रीज़, कि अमेरिका 10 गरीब देशों में से एक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि में से एक, इस तरह के जो हिंदी जो सेंटेंस हैं कि 10 में से एक, 20 में से एक, 5 में से एक, तो इस स्थिति को बताने के लिए हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने अमोंग के 2 यूज़ देखे हैं।
फर्स्ट यूज हमने देखा है कि बहुत सारी वस्तुओं में से यदि एक वस्तु है उसको बताने के लिए भी हम अमों का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो यूज हमने देखा वो ये था कि बहुत सारी वस्तुओं के बीच में यदि कोई वस्तु स्थित है तो वहाँ भी हम अमों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है एट। इसका अर्थ होता है पर, अर्थात किसी स्थान या बिंदु पर। यानी कोई वस्तु है या फिर व्यक्ति है, वो किसी निश्चित स्थान पर रखा हुआ या खड़ा हुआ, बैठा हुआ या स्थित है, तो उस निश्चित स्थान को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है कि सी इज़ एट होम। तो होम जो है वो एक निश्चित स्थान है और वहाँ पर सी जो है वो है, तो सी इज़ एट होम, वह घर पर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एट का जो प्रयोग है वो पर अर्थ में किया जाता है कि वह घर पर है। ही मैट मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला। तो ही मैट वह मिला, मी यानी मुझसे, एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन एक स्थान है और उस स्थान को बताने के लिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। तो किसी स्थान या निश्चित बिंदु को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि ही वाज स्टैंडिंग एट द मेन गेट। तो यहाँ पर निश्चित स्थान है द मेन गेट और उसको बताने के लिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है कि ही वाज स्टैंडिंग एट द मेन गेट। तो ये मान लीजिए मेन गेट है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इस बिंदु को, इस पॉइंट को बताने के लिए हमें एट का प्रयोग करना होता है। तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि पर अर्थ को बताने के लिए कि वह मुख्य दरवाजे पर खड़ा था, वह मुझसे रेलवे स्टेशन पर मिला, वह घर पर है। तो इस अर्थ को बताने के लिए जो निश्चित स्थान को बताता है हमें एट का प्रयोग करना होता है। एट का सेकंड जो प्रयोग है, जो सेकंड यूज है, वो है कि छोटे स्थानों से पूर्व। यानी स्थान को हम दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करें, एक बड़े स्थान और एक छोटे स्थान। तो छोटे स्थानों से पूर्व हमें एट का प्रयोग करना होता है और जो बड़े स्थान होंगे उससे पूर्व हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हम इन वाले में पढ़ेंगे कि जब हमारा इन प्रीपोजिशन आएगा उस संदर्भ में आपको बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, किस तरह किया जाता है, वो वहाँ हम इनके संदर्भ में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ यही याद रखना है कि छोटे स्थानों से पूर्व एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही लिव्स एट पाली इन राजस्थान। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि दो स्थान हैं, एक राजस्थान और एक है पाली। तो दोनों स्थानों में हम देखें तो राजस्थान बड़ा स्थान है और पाली छोटा स्थान है। तो छोटे स्थान से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थान से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है कि ही लिव्स एट मानसरोवर इन जयपुर, वह जयपुर में मानसरोवर में रहता है। तो यह देख सकते हैं कि मानसरोवर एक बड़ी जगह है और मानसरोवर एक छोटी जगह है और जयपुर यहाँ पर बड़ी जगह है। तो जयपुर से पहले इनका प्रयोग किया गया है और मानसरोवर से पहले एट का प्रयोग किया गया है। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि छोटे स्थानों से पूर्व भी एट का प्रयोग किया जाता है। ये एट का हमारा दूसरा प्रयोग है। एट के तीसरे प्रयोग की हम बात करते हैं कि निश्चित समय को बताने के लिए, यानी कि निश्चित फिक्स टाइम को बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट नाइट है, एट द वीकेंड है, एट 5 o'clock है, एट 7 o'clock है। वाक्य में भी इनका प्रयोग आ सकता है कि आई वेंट टू जयपुर एट नाइट, आई ट्रेवल्ड विद माई फैमिली मुंबई एट द वीकेंड, आई वोक अप एट 5 o'clock, ही स्लिप्स या ही रीड्स एट 7 o'clock। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फिक्स टाइम है उसको बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो सारे के सारे जो हैं वो फिक्स टाइम है। तो उससे पहले यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए तो वहाँ पर हमें एट प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना होता है। तो तीसरा रूल्स था कि फिक्स टाइम को बताने के लिए, एक निश्चित टाइम को बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल है निश्चित टाइम को, क्योंकि मैंने वहाँ पर सेंटेंस नहीं दिए थे, सिर्फ टाइम दिया था, एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, एट नाइट, एट वीकेंड। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे वाक्य में किस तरह से इसका यूज होता है कि द ट्रेन विल अराइव
एट 6 इन द मॉर्निंग, कि जो ट्रेन है विल अराइव, वह पहुँचेगी एट 6 बजे इन द मॉर्निंग, यानी सुबह। तो ट्रेन सुबह 6 बजे आएगी। तो यहाँ पर जो 6 बजे है वो एक फिक्स टाइम है और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वी स्टॉप वर्क एट सनसेट, हम सूर्यास्त होने पर कार्य बंद कर देते हैं। तो वी स्टॉप वर्क, हम काम को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, एट सनसेट, सूर्यास्त होते ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सनसेट एक फिक्स टाइम है और इसी को बताने के लिए एट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से एट के 3 प्रमुख प्रयोग हैं जो आपने देखे हैं कि निश्चित स्थान को बताने के लिए, निश्चित बिंदु को बताने के लिए, एट द मेन गेट, एट होम, एट रेलवे स्टेशन। सेकंड में हमने पढ़ा कि निश्चित टाइम को बताने के लिए और छोटे स्थानों को बताने के लिए। तो इस तरह से 3 प्रयोग हमें एट के याद रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर, इसका अर्थ होता है पहले या सामने। तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आफ्टर, तो ये बिल्कुल आफ्टर का अपोजिट है। जिस तरह से आफ्टर का प्रयोग होता है बाद में और पीछे, उसी तरह से बिफोर के भी 2 सेंस में यूज़ होते हैं, पहले अर्थ में भी और सामने अर्थ में भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले अर्थ में किस तरह से इसका यूज होता है। तो सीधा सा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि अर्थ के अनुसार हमें इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि संडे कम्स बिफोर मंडे, कि रविवार सोमवार से पहले आता है। तो यहाँ पहले सीधा सा अर्थ है पहले, इसीलिए यहाँ पर बिफोर का प्रयोग किया गया है। कल हमने जो आफ्टर पढ़ा था उसमें जो सिचुएशन है, जो वार की जो सिचुएशन है दिनों की, वो बदल जाएगी कि मंडे कम्स आफ्टर संडे, कि सोमवार रविवार के बाद में आता है। तो इस तरह से आपको वाक्य का सेंस देखना है कि यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग होगा या फिर बिफोर का। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि संडे जो है वो पहले आता है और मंडे बाद में आता है, तो हमें बिफोर का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि वाक्य के स्टार्ट में मंडे होता है, यहाँ पर संडे है, तो हमें यहाँ पर बिफोर का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर हमें आफ्टर का प्रयोग करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये सेंटेंस भी हमने कल दिया था। कल वाला सेंटेंस कुछ इस तरह से था कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कल वाला जो हमने आफ्टर वाला पढ़ा था उसमें वाक्य की शुरुआत हो रही थी द डॉक्टर केम, उसके बाद में हमने यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया था और उसके बाद में जो वाक्य था द पेशेंट हैड डाइड, उसका प्रयोग हमने किया था। तो यहाँ पर भी एक बात आपको क्लियर रखनी है कि पहले अर्थ में यदि हमारा सेंटेंस पहले अर्थ कन्वे कर रहा है तो बिफोर का यूज़ करना है, और बाद का अर्थ कन्वे कर रहा है तो हमें आफ्टर का यूज़ करना है। तीसरा एग्जाम्पल है कि द एड्रेस कम्स बिफोर द सैल्यूटेशन इन ए लेटर, यानी जो पता है कम्स बिफोर वो पहले आता है द सैल्यूटेशन यानी संबोधन से, इन ए लेटर एक पत्र में। तो हम जो अभिवादन करते हैं, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो पत्र के कई हिस्से होते हैं, जैसे एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, मैसेज बॉडी है। तो बिजनेस लेटर, मुख्यतः जो बिजनेस लेटर है उनमें जो एड्रेस है वो सैल्यूटेशन से पहले आता है। तो तीनों ही एग्जाम्पल्स में जो बिफोर है वो पहले अर्थ को कन्वे करता है। दूसरा प्रयोग जो बिफोर का है वो बताता है सम्मुख या सामने अर्थ को। तो यदि कोई चीज़ है वो एक दूसरे के सामने या सम्मुख स्थित है तो उस स्थिति में भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। कि ही नेल्ट बिफोर द पुलिस, वह पुलिस के सामने झुक गया। नेल्ट का मतलब होता है झुकना, बिफोर का मतलब सामने, द पुलिस यानी पुलिस के। तो यहाँ पर पहला जो अर्थ है वो कन्वे नहीं होगा कि वह पुलिस के पहले झुक गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल सेंस नहीं है। यहाँ पर जो बिफोर का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो सामने अर्थ में या सम्मुख अर्थ में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द थीफ वाज टेकन बिफोर द जज, चोर को जज के सामने प्रस्तुत किया गया या ले जाया गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिफोर करता है सामने,
द जज यानी जज के सामने। द एक्सीडेंट हैपन्ड बिफोर मी, एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स में जो बिफोर का जो मीनिंग है वो है सामने। तो दोनों आपको याद रखना है, बिफोर का अर्थ सामने अर्थ में भी होता है और बिफोर का यूज पहले अर्थ में भी होता है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, कि वस्तु या व्यक्ति जो पीछे स्थित है उसको बताने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। तो सीधा सा सिंपल सा है कि पीछे के अर्थ को कन्वे करने के लिए बिहाइंड का यूज किया जाता है। और मुख्यतया बिहाइंड का यूज हम तब करते हैं कि जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पूर्णतया पीछे हो, यानी लगभग लगभग वो दिखाई नहीं दे रहा हो। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इसके पीछे कोई दूसरी वस्तु है और इधर से हम देखेंगे तो ये जो वस्तु है इधर वाली वो दिखाई नहीं देगी, पीछे स्थित तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो मुख्यतया ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। कई बार हमें आसमान में जो सूर्य है विशेष रूप से बारिश के मौसम में दिखाई नहीं देता है, कई कई दिनों तक हमें सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में सूर्य है ही नहीं, इसका मतलब है कि जो सूर्य है वो बादलों के पीछे है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में पीछे अर्थ को बताने के लिए वहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है कि द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, कि सूर्य बादलों के पीछे है। सी इज़ बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे है। हिज हाउस इज़ बिहाइंड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पीछे है। तो तीनों ही जो सेंटेंस है एग्जाम्पल है उसमें पीछे अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। सेकंड जो यूज है बिहाइंड का वो है समर्थन के अर्थ में। मान लीजिए कोई भीड़ है या कोई व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का यदि समर्थन करते हैं तो भी बिहाइंड का यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑल द मिनिस्टर्स वर बिहाइंड द सीएम, कि सभी मंत्री किसके समर्थन में थे, सीएम मुख्यमंत्री के, चीफ मिनिस्टर के। तो यहाँ पर भी हम देखें तो पीछे अर्थ में ही है कि सारे जो मंत्री वो किसके पीछे थे, मुख्यमंत्री के। लेकिन यहाँ पर हम जो एक अच्छा यदि मीनिंग कन्वे करें तो यहाँ पीछे अर्थ बोलना ठीक नहीं होगा, या हम समर्थन यदि अर्थ बोलेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो अच्छा अर्थ कन्वे करेगा कि ऑल द मिनिस्टर, सभी मंत्री, वर बिहाइंड समर्थन में थे द सीएम चीफ मिनिस्टर के। तो इस स्थिति में भी हम बिहाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, किस अर्थ में, समर्थन के अर्थ में। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है बिसाइड, जिसका अर्थ होता है बगल में या साथ में। तो मुख्य रूप से इसका जो प्रमुख अर्थ है वो है बगल में, कि राकेश वाज सिटिंग बिसाइड राधा, राकेश राधा के बगल में बैठा हुआ था। मान लीजिए राकेश है और ये राधा है, तो इस सिचुएशन को हम बगल में कहते हैं कि ये जो है राकेश वो किसके बगल में बैठा है, राधा के। तो ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं कि राकेश वाज सिटिंग बिसाइड राधा, राकेश राधा के बगल में बैठा हुआ था। हिज हाउस इज़ बिसाइड ए रिवर, उसका जो घर है वो नदी के बगल में है। मान लीजिए नदी है, उसके ठीक बगल में उसका जो घर है। ही वॉज रनिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में दौड़ रहा था। सुबह सुबह आप भी देखते हैं कि जब दौड़ करने जाते हैं तो साथ साथ दौड़ते हैं, तो इस तरह से ही वॉज रनिंग बिसाइड मी, तीनों ही जो एग्जाम्पल हैं उसका अर्थ है बगल में। इसी के जैसा एक प्रीपोजिशन है बिसाइड्स, केवल अंतर और है जो है एस का। यदि बिसाइड के हम एस लगा देते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल बदल जाता है। BESIDE, इसका मतलब होता है बगल में, और BESIDES लास्ट में एस लगा हुआ है तो उसका अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो इसमें विशेष आपको सावधानी बरतनी है, बिसाइड और बिसाइड्स। उसका अर्थ होता है बगल में, इसका अर्थ होता है के अलावा। एग्जाम्पल से दोनों का जो मीनिंग है वो आपके क्लियर होगा कि ही हैज़ ए कार बिसाइड्स ए मोटरसाइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल के अतिरिक्त एक कार भी है। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड ए मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के अतिरिक्त। तो यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ किया गया है किस अर्थ को बताने के लिए, के अलावा या के अतिरिक्त।
देयर वॉज नथिंग इन द रूम बिसाइड्स ए चेयर। एक कुर्सी के अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। बिसाइड्स ए चेयर, एक कुर्सी के अतिरिक्त या कुर्सी के अलावा। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, इन द रूम यानी कमरे में। तो आप बिल्कुल दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो आपको क्लियर कर दिए हैं कि के अलावा या के अतिरिक्त अर्थ को बताने के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है और बगल में अर्थ को बताने के लिए बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है बिटवीन। इसका अर्थ होता है बीच में। तो जिस तरह से हमने अभी एक प्रीपोजिशन पढ़ी है अमोंग, AMONG, उसी का ये समानार्थक शब्द है यानी पर्यायवाची इसको मान सकते हैं। लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो सिर्फ इतना सा है कि यदि व्यक्ति या वस्तु बहुत सारी वस्तु या व्यक्तियों के बीच में है तो हम अमोंग का प्रयोग करते हैं, और यदि कोई वस्तु दो वस्तुओं के बीच में है तो हम वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु और इनके बीच में कोई तीसरी वस्तु है, तो इस सिचुएशन में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और मान लीजिए इधर भी वस्तु और इधर भी वस्तु है, तो फिर हम यहाँ पर इस वस्तु को बताने के लिए अमोंग का प्रयोग करते हैं। तो बहुत के बीच में या दो से अधिक के बीच में बताने के लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है, और दो के बीच में बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं, दो स्थानों, दो व्यक्तियों के बीच की स्थिति, पोजीशन को बताने के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, और बहुत सारे के लिए अमोंग का यूज किया जाता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। एग्जाम्पल है कि राहुल वाज सिटिंग बिटवीन लोकेश एंड महेश। तो यहाँ पर दो ही व्यक्ति हैं, एक लोकेश है, सेकंड यहाँ पर महेश है, और दोनों के बीच में राहुल बैठा हुआ है। तो इसीलिए दो के बीच में सिचुएशन को बताने के लिए इस सेंटेंस में बिटवीन का यूज किया गया है। देयर वाज ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में एक गलत फहमी थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक राम है, एक श्याम है। दोनों के बीच में गलत फहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया गया है। आई स्टे एट होम बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। मैं 4 और 5 बजे के बीच में घर रहता हूँ। आई स्टे, मैं रहता हूँ, एट होम, घर पर, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, 4 बजे और 5 बजे के बीच में। तो यहाँ पर भी दो टाइम है, 4 PM एंड 5 PM। तो दोनों को बताने के लिए, दोनों के बीच को बताने के लिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द पोंड इज सिचुएटेड बिटवीन राधा टेम्पल एंड श्याम टेम्पल। कि जो सरोवर है, जो तालाब है, इज सिचुएटेड, स्थित है, बिटवीन राधा टेम्पल एंड श्याम टेम्पल, राधा मंदिर और श्याम मंदिर के बीच में। तो इस तरह से ये दो मंदिर हैं, एक राधा टेम्पल है और एक श्याम टेम्पल है, और इसके बीच में यदि तालाब स्थित है तो इस पोजीशन को बताने के लिए वहाँ पर बिटवीन का यूज हम कर रहे हैं। ही डिवाइडेड द फ्रूट्स बिटवीन मी एंड माई ब्रदर। उसने फलों को मेरे और मेरे भाई के मध्य वितरित कर दिया, विभाग कर दिया, बांट दिया। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो फल हैं वो दो व्यक्तियों के बीच में डिवाइड किए गए, बांट दिए गए। एक है मी और दूसरा है माई ब्रदर। तो यहाँ पर भी दो के बीच में बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको मैंने समझाया है कि जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में सिचुएशन को व्यक्त कर रहे हों तो वहाँ पर हमें बिटवीन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है बाई। इसका अर्थ होता है द्वारा या से। फर्स्ट इसका यूज है कि यात्रा, परिवहन, आवागमन के साधन को बताने के लिए या उसके साथ। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर बाई का अर्थ हो जाएगा द्वारा। तो उस साधन, उस ट्रेवल के साधन से पूर्व हमें बाई का प्रयोग करना होता है। कि आई वेंट टू जयपुर बाई बस। मैं जयपुर बस से गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाई का अर्थ है वो से अर्थ कन्वे कर रहा है, से मीनिंग यहाँ पर वो कन्वे कर रहा है कि आई वेंट, मैं गया, टू जयपुर, जयपुर, बाई बस यानी बस से। तो इस तरह से यात्रा के साधन को बताने के लिए हमें बाई का यूज करना होता है। माई फ्रेंड ऑलवेज ट्रेवल बाई ए ट्रेन।
मेरा मित्र हमेशा ट्रेन से यात्रा करता है। तो ट्रैवल का जो साधन है वो यहाँ पर ट्रेन है, तो इससे पहले भी यहाँ पर बाई का यूज़ किया गया है। ही गोज़ टू स्कूल बाई स्कूल बस। वह स्कूल बस से विद्यालय जाता है। तो ही गोज में जाता है टू स्कूल विद्यालय बाई स्कूल बस के माध्यम से। तो कोई भी यात्रा का साधन हो, आवागमन का साधन हो, उससे यदि हम आवागमन को बताते हैं तो वहाँ पर उस साधन से पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। दूसरा जो बाई का यूज है वो माध्यम को बताने के लिए, यानी यहाँ पर बाई जो है वो परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है और उसके यूज भी हम देखेंगे, बहुत सारे यूज हैं। तो पहला यूज हो गया यात्रा के साधन को बताने के लिए। दूसरा हमारा यूज है माध्यम को बताने के लिए। इसका एग्जाम्पल है कि माई बेस्ट फ्रेंड सेंट मी ए ब्यूटीफुल वॉच बाई पोस्ट। मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे एक सुंदर सी वॉच भेजी। किसके द्वारा? बाई पोस्ट, यानी पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा। तो मेरे मित्र ने डाक के द्वारा मुझे एक सुंदर घड़ी भेजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेंट मी ए मैसेज बाई मेल। उसने मेल के द्वारा, मेल के माध्यम से मुझे एक संदेश भेजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यम से पहले यहाँ पर बाई का यूज़ किया गया है, बाई पोस्ट, बाई मेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही पेड मी बाई चेक। उसने मुझे चेक के माध्यम से भुगतान किया। तो यहाँ पर जो भुगतान है पेड, तो किसके द्वारा, किसके माध्यम से हो रहा है? चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर भी हम उस माध्यम से पहले बाई का यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो यूज है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि माध्यम को बताने के लिए, मीडियम को बताने के लिए भी हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई का तीसरा यदि हम यूज़ देखें तो तीसरा पास अर्थ को बताने के लिए, यानी बिल्कुल नज़दीकी अर्थ को बताने के लिए भी हम बाई का यूज़ करते हैं कि ही पास्ड बाई मी, वह मेरे पास से गुजरा। तो यहाँ पर पास अर्थ को बताने के लिए मी से पहले बाई का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज हाउस इज़ बाई द बस स्टेशन। उसका जो घर है वो बस स्टेशन के पास में है। तो यहाँ पर हर एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि पास अर्थ को बताने के लिए बाई का यूज़ किया गया है। बाई का नेक्स्ट यूज है जो हमने एक चैप्टर था हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले भी हम बाई का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हमने नियम में पढ़ा था कि जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो लास्ट में जो सब्जेक्ट को रखते हैं उससे पहले बाई का यूज़ करते हैं और उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि गोदान वाज रिटन बाई प्रेमचंद, कि गोदान जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो है प्रेमचंद, तो इससे पहले बाई का यूज़ किया गया है। दिस लेटर वाज रिटन बाई राम, यह पत्र राम के द्वारा लिखा गया है। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को बताने के लिए वाक्य के लास्ट में हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई का नेक्स्ट यूज है शपथ या सौगंध को बताने के लिए। जैसे हम ईश्वर की शपथ लेते हैं तो इंग्लिश में हम बोलते हैं बाई गॉड, या फिर किसी व्यक्ति की शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं तो बाई यू। तो इस तरह से सौगंध को बताने के लिए भी हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई का नेक्स्ट यूज है समय बताने व पूछने के लिए वॉच से पहले, यानी मुख्यतया वॉच शब्द आ जाए, घड़ी शब्द आ जाए और उसके माध्यम से हम समय बताते हैं या पूछते हैं तो उस वॉच से पहले भी हम बाई का यूज़ करते हैं कि इट इज़ 5 o'clock बाई माई वॉच, कि मेरी घड़ी के अनुसार 5 बजे हैं। तो इस तरह से टाइम बताने के लिए, या कोई पूछ रहा हो कि व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ है, तो उस सेंस में हम वॉच से पहले बाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है बाई का वो है के कारण। तो के कारण को बताने के लिए भी बाई का यूज़ किया जाता है कि दिस मैसेज वाज सेंट बाय मिस्टेक, यह जो संदेश है वो गलती के कारण भेज दिया गया है, यानी गलती से भेज दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज के जो प्रीपोजिशंस हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज हैं वो बाई के यूज यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसीलिए हम इसको महत्वपूर्ण मान के इसके कई जो मीनिंग है उसको ध्यान में रखते हुए इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है सेकंड लास्ट, वो है फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए,
तो के लिए अर्थ को बताने के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। और विशेष रूप से उद्देश्य के लिए, लाभ के लिए या व्यक्ति के लिए यदि अर्थ कन्वे हो रहा है तो हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। कि सी ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर मी, वह मेरे लिए एक उपहार लेकर आई। तो मेरे लिए, तो यहाँ पर मी से पहले हमें फॉर का यूज़ करना होता है। माई मदर मेड टी फॉर अस, मेरी माँ ने हमारे लिए चाय बनाई। तो यहाँ पर हमारे से पहले फॉर का यूज़ किया गया है हमारे लिए। तो सीधा सा अर्थ है कि लिए अर्थ को बताने के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, मैं रोज़ाना घूमने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर भी के लिए अर्थ यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई, वह मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। द ट्रेन लेफ्ट फॉर जयपुर एट 7 PM, जयपुर के लिए बस 7 बजे रवाना होती है। इस तरह से हर सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि के लिए अर्थ को बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो फॉर का यूज है वो है कीमत को बताने के लिए। यदि किसी वस्तु की प्राइस बताई जा रही है तो वहाँ पर भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कि सी बोट दिस कार फॉर 5 लाख, उसने इस कार को 5 लाख में ख़रीदा है। तो यहाँ पर 5 लाख की कीमत है, प्राइस है, उससे पहले फॉर का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु है वो कितने रुपए में ख़रीदी गई है या कितने रुपए में बेची गई है, तो उसकी जो कीमत है उससे पहले हमें फॉर का यूज़ करना होता है। तो पहला जो मीनिंग था वो था के लिए, और दूसरा जो फॉर का यूज है वो है कीमत को बताने के लिए। आई सोल्ड माई बाइक फॉर 20,000 रुपीज़, मैंने मेरी बाइक 20,000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में ख़रीदने की बात की गई है और दूसरे वाक्य में बेचने की बात की गई है, लेकिन दोनों में ही प्राइस का जिक्र किया गया है, कीमत का जिक्र किया गया है। तो दोनों में कीमत से पहले, प्राइस से पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का तीसरा जो यूज है वो है समयावधि को बताने के लिए। हमने जो टेंस पढ़े थे, और तीनों ही टेंस में एक टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के टेंसों में सिंस या फॉर का यूज वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाक्य जिसमें हमें पता होता है कि वाक्य की शुरुआत कब से हुई है, तो वहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स वहाँ पर हमने देखे थे, यहाँ से बिल्कुल वापस आपके रिमाइंड भी होगा कि ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स, कि ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है फॉर 5 मंथ्स, 5 महीनों से। तो यहाँ पर जो 5 मंथ्स जो हैं वो पीरियड ऑफ टाइम को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, इसी वजह से इससे पहले हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हैं हैज़ बीन लर्निंग, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात की गई है यहाँ पर, इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा एग्जांपल है ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से मूवी देख रहा है। तो 2 आवर्स भी यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसी वजह से इससे पहले हम फॉर का यूज यहाँ पर किए हैं। तो के लिए अर्थ को बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, कीमत को बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में समयावधि को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक अवधि को बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। आज की लास्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। इसका अर्थ होता है से। स्थान, व्यक्ति, समय का प्रारंभिक बिंदु दर्शाने के लिए। मान लीजिए कोई स्थान है और इसका फर्स्ट पॉइंट दर्शाने के लिए, समय का फर्स्ट पॉइंट दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जिस तरह से हर जो प्रीपोजिशन है वो हमें एग्जाम्पल से क्लियर होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 6th of December, कि जो परीक्षाएं हैं वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 दिसंबर से शब्द आ रहा है, और ये समय के एक बिंदु को यानी स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पर दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। ये हमारा टाइम है द 6th of December, और किसका टाइम है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो यहीं से अर्थ को बताएंगे तो हम वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही वर्क्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे,
वह सोमवार से शनिवार तक कार्य करता है। तो यहाँ पर मंडे है और सैटरडे, तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो मंडे है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, फ्रॉम मंडे यानी सोमवार से। तो इसी तरह से हम स्टार्टिंग बिंदु को बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो एंडिंग बिंदु को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ये हम टू के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ में आया है तो थोड़ा सा यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और एंडिंग पॉइंट को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है ही कम्स फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आता है। कि मान लीजिए जयपुर है, ये कोई उसका कार्यस्थल है, तो कहाँ से आता है? जयपुर से। तो स्टार्टिंग पॉइंट जयपुर है, इससे पहले हमें फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में यदि से अर्थ आ रहा है तो से अर्थ को बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो यूज है वो है से अलग होना। मान लीजिए बात वही है, स्टार्टिंग पॉइंट से कोई चीज़ अलग होती है तो उस अर्थ को बताने के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है ही बोट सम एप्पल्स फ्रॉम द सेलर, उसने बेचने वाले से कुछ एप्पल्स खरीदे, कुछ सेब खरीदे। तो यहाँ पर कहाँ से खरीदे? सेलर से। तो सेलर से जो सेब हैं वो अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेलर से पहले फ्रॉम का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल यस्टरडे, कल वह विद्यालय से अनुपस्थित था। कहाँ से? विद्यालय से। तो विद्यालय से पहले यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया गया है। एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, सेब कश्मीर से आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? कश्मीर से। तो यहाँ पर भी कश्मीर से पहले फ्रॉम का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर भी मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर जो फ्रॉम है वो से अर्थ यहाँ भी कन्वे करता है। तो जो प्रमुख जो अर्थ है फ्रॉम का वो से को बताने वाला होता है। नेक्स्ट इसका यूज है, तीसरा इसका प्रयोग है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी हो और उसकी दशा या रूप में परिवर्तन हुआ हो तो भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कि मान लीजिए किसी वस्तु से, किसी मटेरियल से कोई दूसरी वस्तु का निर्माण हो रहा है और जो मटेरियल हमने यूज़ किया था उसका जो रूप है, उसकी जो सिचुएशन है वो यदि कम्प्लीटली चेंज हो गई है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी जो मक्खन है वो दूध से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन मटेरियल है वो है दूध, तो उससे पहले हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। जो बाद में जो वस्तु बनी है उससे पहले हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो सेंटेंस हो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बटर किससे बना है? मिल्क से बना है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर, यानी जो रोटी है वो आटे से बनती है। तो यहाँ पर भी किससे बनती है? आटे से। तो अर्थ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अर्थ वही है से। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे मटेरियल से बनती है और उसका यदि जो रूप है वो बदल जाए तो भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कारण को बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाई के बहुत सारे यूज हमने पढ़े हैं उसी तरह से फ्रॉम के भी बहुत सारे यूज हैं। तो सेकंड लास्ट यूज है कारण को बताने के लिए कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? बुखार से। तो अर्थ तो यहाँ भी हमारा कौन सा आ रहा है? से। तो फ्रॉम फीवर। तो आपको याद रखना है कि कोई व्यक्ति यदि किसी बीमारी से या किसी परिस्थिति से यदि पीड़ित है तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हमें फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। भिन्नता को बताने के लिए यानी डिफरेंस को बताने के लिए कि ए लॉइन इज डिफरेंट फ्रॉम ए कैट, एक शेर एक बिल्ली से भिन्न होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो से है, लेकिन जो मीनिंग है वो भिन्नता को बताने के लिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हर जो नियम है वो एग्जाम्पल्स के साथ आपको यहाँ पर बताया गया है। और आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख 10 प्रीपोजिशंस की यहाँ पर विस्तार से आपसे चर्चा की है ताकि आपका परीक्षा में आने वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत ना हो। तो आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा बताने के लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो वीडियो आपको पढ़ाया जाता है वो डेली नोट्स तैयार करके पढ़ाए जाते हैं। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज़ उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो नाम हमारे चैनल का है वही नाम हमारे टेलीग्राम चैनल का है, सक्सेस विद नोट्स।
उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से ये जो नोट्स हैं इनकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अगेन थैंक्स।